गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम फर्स्ट चैप्टर व्यवसाय की प्रकृति, व्यापार, वाणिज्य इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हमने वाणिज्य पढ़ चुके हैं हम और व्यवसाय के बारे में पढ़ चुके हैं हम। अब पढ़ेंगे तीसरा व्यापार के बारे में। देखिए, व्यापार वाणिज्य का अनिवार्य अंग है। इसका अर्थ बिक्री, हस्तांतरण अथवा विनिमय से है। यह उत्पादित वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराती है। व्यापार क्या होता है? उत्पादित जो वस्तु होती है उसको अंतिम उपभोक्ता यानी जो वस्तु काम में लेता है व्यक्ति उस तक पहुंचाती है। आज के युग में वस्तुओं का उत्पादन बृहद पैमाने पर किया जाता है, लेकिन उत्पादकों के लिए अपनी वस्तुओं की बिक्री प्रत्येक उपभोक्ता को अलग अलग पाना दुष्कर है, यानी प्रत्येक अलग अलग पाना मुश्किल है। व्यापारी मध्यस्थ के रूप में व्यापारिक क्रियाएं करते हुए विभिन्न बाजारों में उपभोक्ताएं वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। व्यापार व्यक्ति अर्थात उत्पादक तथा उपभोक्ता संबंधी बाधा को दूर करता है। व्यापार की अनुपस्थिति में बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव नहीं हो सकता है। हम कह सकते हैं कि व्यापार को बड़े वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, आंतरिक और बाह्य। किसमें? आंतरिक और बाह्य में। आंतरिक अथवा देसी व्यापार में एक मिनट बेटा। आंतरिक अथवा देसी व्यापार में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान एक ही देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर किया जाता है। इसी को आगे थोक और फुटकर व्यापार में विभाजित किया जा सकता है। जब वस्तुओं का क्रय विक्रय भारी मात्रा में किया जाता है तो उसे थोक व्यापार कहते हैं। जब वस्तुओं का क्रय विक्रय अपेक्षाकृत कम मात्रा में किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? फुटकर व्यापारी कहा जाता है। मैंने बताया थोक व्यापारी क्या होता है बेटा? थोक व्यापारी होता है जब वस्तुओं का क्रय विक्रय अपेक्षाकृत कम मात्रा में किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? फुटकर। और ज़्यादा में किया जाता है तो उसे थोक व्यापारी। ठीक है। बाह्य एवं विदेशी व्यापार में वस्तुओं सेवाओं का आदान प्रदान दो या दो से अधिक देशों के व्यक्तियों अथवा संगठनों के मध्य किया जाता है। यदि वस्तुओं का क्रय दूसरे देश से किया जाता है तो एक मिनट। हाँ, दूसरे देश से किया जाता है तो उसे आयात व्यापार कहते हैं। देखो, आयात व्यापार कैसे कहते हैं? यदि वस्तुओं का क्रय दूसरे देश से किया जाता है तो उसे आयात व्यापार कहते हैं। ठीक है। जब वस्तुओं का विक्रय दूसरे देशों को किया जाता है तो उसे निर्यात व्यापार कहते हैं। आयात, निर्यात, थोक, फुटकर, चार परिभाषा हो गई बेटा इसमें। जब वस्तुओं का आयात किसी अन्य देश को निर्यात करने के लिए किया जाता है तो उसे पुनः निर्यात या आयात निर्यात व्यापार कहते हैं। जब वस्तुओं का आयात यानी किसी अन्य देश को निर्यात करने के लिए किया जाता है तो उसे पुनः निर्यात या आयात निर्यात व्यापार कहते हैं। अब हैं व्यापार के सहायक। क्या है बेटा? व्यापार के सहायक के रूप में पढ़ेंगे। देखिए, व्यापार में सहायक क्रियाओं को व्यापार का सहायक कहते हैं। व्यापार में जो सहायक क्रियाएं होती हैं उनको व्यापार का क्या कहते हैं? सहायक कहते हैं, जो सहायता करते हैं व्यापार में। इन क्रियाओं को सेवाएं भी कह सकते हैं क्योंकि ये उद्योग एवं व्यापार में सहायक होती हैं। जैसे परिवहन, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, विज्ञापन व्यापार के सहायक कार्य हैं। अर्थात ये वे क्रियाएं हैं जो सहायक की भूमिका निभाती हैं। वास्तव में क्रियाएं न केवल व्यापार में सहायक होती हैं बल्कि उद्योग में भी सहायक हो सकती हैं। इस प्रकार से पूरे व्यवसाय में सहायक होती है। यानी वास्तव में सहायक क्रियाएं पूरे व्यवसाय का तथा विशेष रूप से वाणिज्य का अभिन्न अंग है। ये क्रियाएं वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण में आने वाली बाधाओं को दूर करने में भी सहायक होती हैं। जैसे परिवहन, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायक होता है। कौन? परिवहन। बैंकिंग व्यापारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक है। बीमा क्या काम करती है? विभिन्न प्रकार की जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करती है।
भंडारण संग्रहण व्यवस्था के द्वारा समय की यानी भंडारण के द्वारा संग्रहण व्यवस्था के द्वारा समय की उपयोगिता का सर्जन करता है। विज्ञापन के माध्यम से क्या मिलती है हमारे को, सूचनाएं प्राप्त होती हैं। दूसरे शब्दों में ये क्रियाएं माल की स्थानांतरण, संग्रहण, वित्तीयन, जोखिम से सुरक्षा एवं माल की बिक्री संवर्धन को क्या बनाती है बेटा, सरल बनाती है। सहायक कार्यों को संक्षेप में वर्णन निम्न प्रकार है। पहला है परिवहन एवं संप्रेषण। देखते हैं, वस्तुओं का उत्पादन कुछ विशिष्ट जगहों पर होता है। उदाहरण के तौर पे चाय असम में, रुई गुजरात तथा महाराष्ट्र में, जूट पश्चिम बंगाल और ओडिशा में, चीनी उत्तर प्रदेश, बिहार तथा महाराष्ट्र में आदि में। लेकिन उपभोग के लिए इन वस्तुओं की आवश्यकता देश के सभी भागों में की जाती है। स्थान संबंधी बाधा को सड़क परिवहन, रेल परिवहन तथा तटीय जहाजरानी द्वारा किया जाता है। परिवहन के द्वारा कच्चा माल उत्पादन स्थल पर लाया जाता है तथा तैयार माल को कारखानों से उपभोग के स्थान तक ले जाया जाता है। परिवहन के साथ संप्रेषण माध्यमों की भी आवश्यकता होती है, जिससे उत्पादक संप्रेषण यानी सूचनाएं आदान प्रदान करना, ठीक है। उत्पादक या व्यापारी एवं उपभोक्ता एक दूसरे से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके, ये होता है संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ होता है सूचनाओं का आदान प्रदान। अतः डाक एवं टेलीफोन सेवाएं भी व्यावसायिक क्रियाओं में क्या होती है, सहायक होती है, ठीक है। ये सब किस में होती है, व्यावसायिक क्रियाओं में सहायक होती है। दूसरा है बैंकिंग एवं वित्त। बैंकिंग और वित्त क्या काम आता है, देखिए व्यवसाय में, व्यापार में धन के बिना व्यवसाय का संचालन संभव नहीं है, क्योंकि धन की आवश्यकता संपत्तियों को क्रय करने, नित्य प्रति के व्ययों को पूरा करने यानी जो भी खर्चा होता है उसको पूरा करने के लिए होती है। व्यवसायी आवश्यक धनराशि बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। बैंक वित्त की समस्या का समाधान कर व्यवसाय की सहायता करते हैं। वाणिज्यिक बैंक अधिविकर्ष एवं नगद साख, ऋण एवं अग्रिम के माध्यम से राशि उधार देते हैं। बैंक चेकों की वसूली, धन अन्य स्थानों पर भेजने तथा व्यापारी की ओर से बिलों को भुनाने का कार्य भी करते हैं। और विदेशी व्यापार में वाणिज्यिक बैंक आयातों निर्यातों दोनों की ओर से भुगतान की व्यवस्था भी करते हैं। वाणिज्यिक बैंक जनसाधारण से पूंजी एकत्रित करने में भी कंपनी प्रवर्तकों की सहायता करते हैं। देखो अब आगे, बीमा क्या काम आता है। बीमा आता है, व्यवसाय में अनेक प्रकार के जोखिम होते हैं। कारखानों की इमारत, मशीन, फर्नीचर आदि का आग, चोरी, अन्य जोखिमों से बचाव आवश्यक है। माल एवं अन्य वस्तुएं चाहे गोदाम में हो या मार्ग में हो, रास्ते में हो, उनके खोने, क्षतिग्रस्त हो जाने, ठीक है, इनका भय बना रहता है ना, इसलिए कर्मचारियों की दुर्घटना, व्यावसायिक जोखिमों से सुरक्षा आवश्यक है। बीमा इन सभी को सुरक्षा प्रदान करता है। एक साधारण से प्रीमियम की राशि का भुगतान कर बीमा कंपनी से हानि अथवा क्षति की राशि की शारीरिक दुर्घटनावश चोट से होने वाली क्षति की पूर्ति कराई जा सकती है। यानी बीमा क्या करती है बेटा, इन सभी से आग लग जाना, कारखाने, इमारतें, फर्नीचर वगैरह जो भी है, जैसे कि रास्ते में माल की दुर्घटना वगैरह से किसी तरीके से नुकसान होना, इन सब का क्या किया जाता है बेटा, बीमा किया जाता है। इसलिए बीमा भी सहायक है व्यापार में। अगला पॉइंट आता है अपना भंडारण। कौन सा बेटा, भंडारण। देखिए भंडारण क्या है, प्राय वस्तुओं के उत्पादन के तुरंत पश्चात ही उनका उपयोग या विक्रय नहीं होता। उन्हें आवश्यकता पड़ने पर कहाँ पे, सुलभ कराने के लिए गोदामों में सुरक्षित रखा जाता है। यानी कोई भी माल तैयार हो जाता है तो तैयार होने के बाद में अगर वो विक्रय के लिए नहीं जाता है तो किसकी आवश्यकता पड़ती है, भंडारण की आवश्यकता पड़ती है। और भंडारण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि उस माल को उसमें सुरक्षित रूप से रखा जा सकता है। माल को क्षति से बचाने के लिए उसकी सुरक्षा आवश्यक होती है, इसलिए उसके सुरक्षित संग्रहण की विशेष व्यवस्था की जाती है। भंडारण व्यावसायिक इकाइयों को संग्रहण की कठिनाइयों को हल करने में सहायता प्रदान करता है तथा वस्तुओं को उस समय उपलब्ध कराता है जब उनकी आवश्यकता होती है। वस्तुओं की लगातार आपूर्ति द्वारा मूल्यों को उचित स्तर पर रखा जा सकता है, इसलिए भंडारण की आवश्यकता पड़ती है व्यापार में। अब देखते हैं हम विज्ञापन की क्या आवश्यकता पड़ती है। देखिए, विज्ञापन वस्तुओं के संवर्धन महत्वपूर्ण विधियों में से एक है। विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तुओं जैसे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, स्वचालित वाहन, साबुन, डिटर्जेंट पाउडर आदि, इनमें से अधिकांश का निर्माण एवं बाजार में आपूर्ति अनेक छोटी बड़ी इकाइयों द्वारा की जाती है। उत्पादकों एवं व्यापारियों का प्रत्येक उपभोक्ता से व्यक्तिगत रूप से मिलना संभव नहीं होता। यानी
इन चीज़ों के बारे में जैसे प्रचार प्रसार करते हैं हम, तो प्रत्येक व्यक्ति से मिलना मुश्किल होता है, ठीक है ना। इसलिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है। और विक्रय को बढ़ाने के लिए उत्पादकों, उनकी विशेषताओं, मूल्य आदि की सूचनाएं प्रत्येक संभावित ग्राहक तक पहुंचाना आवश्यक होता है। साथ ही उपभोक्ता को वस्तुओं के प्रयोग, उसकी गुणवत्ता के बारे में, उसके मूल्य के बारे में आदि के बारे में जानकारी देकर अपने उत्पाद खरीदने को लुभाने के लिए वस्तुओं का विज्ञापन क्या है बेटा? आवश्यक है। इस प्रकार विज्ञापन बाजार में उपलब्ध वस्तुओं के संबंध में सूचना देने एवं उपभोक्ता को वस्तु विशेष को क्रय करने के लिए तत्पर करने में सहायता प्रदान करता है। क्या? विज्ञापन। अब हम देखेंगे व्यवसाय के उद्देश्य। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? व्यवसाय के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे बेटा। देखिए, व्यवसाय का उद्देश्य है, इसके बाद में व्यवसाय के जोखिमें हैं, और इसके बाद में आधारभूत मूल घटक है, फिर आपका ये चैप्टर खत्म। देखिए बेटा, अब क्या करना है आपको, जैसे पढ़ा रहा हूँ आपको, उसके अंदर जो भी परिभाषाएं आ रही है उसको, परिभाषाओं को आप बुक में अंडरलाइन करें और उसको लिखें तथा उसको याद करें, ठीक है। जैसे भी आपकी स्कूल ओपन होगी तो उसमें हम इसको और डिस्कस कर लेंगे। कहीं आपको दिक्कत हो तो आप पूछ भी लेना मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और जैसे इसमें परिभाषा और उदाहरण दिए गए हैं, उन सभी को आप अपनी कॉपी में या रजिस्टर में क्या कर ले बेटा? लिख लें, ठीक है। अगला चलते हैं 1.8 पे हम व्यवसाय के उद्देश्य। व्यवसाय का प्रारंभ बिंदु कोई उद्देश्य होता है। सभी व्यवसायी कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रति अभिमुख होते हैं। ये उद्देश्य उस ओर संकेत करते हैं कि व्यवसायी अपने कार्यों के बदले क्या प्राप्त करना चाहते हैं। साधारणतः यह समझा जाता है कि व्यवसाय का संचालन केवल लाभ कमाने के लिए होता है। किसके लिए होता है व्यवसाय का संचालन? केवल लाभ कमाने के लिए होता है। व्यवसाय स्वयं भी यह दर्शाते हैं कि वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन या वितरण करने में उनका मुख्य लक्ष्य लाभ कमाना ही है। प्रत्येक व्यवसाय का सामान्यतः यह प्रयास रहता है कि उसे नियोजित राशि से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा दी गई है कि व्यवसाय का उद्देश्य लाभ अर्जित करना है जो लागत पर आगम का आधिक्य है। आज के युग में यह सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया कि व्यावसायिक इकाइयाँ समाज का एक अंग है और उनके कुछ उद्देश्य सामाजिक उत्तरदायित्वों सहित होनी चाहिए ताकि वे लंबे समय तक चल सके और प्रगति कर सके। लाभ अग्रणी उद्देश्य होता है लेकिन एकमात्र नहीं। आगे देखते हैं इसी में, यद्यपि लाभ कमाना ही व्यवसाय का एक उद्देश्य नहीं हो सकता, लेकिन इसके महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती। किसकी उपेक्षा? इसके महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रत्येक व्यवसाय का प्रयत्न होता है कि जो कुछ भी उसने निवेश किया है उससे अधिक प्राप्त किया जाए। लागत से आगम का आधिक्य होता है, लाभ कमाना कहलाता है। लाभ को विभिन्न कारणों से व्यवसाय का एक आवश्यक उद्देश्य माना जा सकता है। पहला, यह व्यवसाय के लिए आय का स्रोत है, इनकम का स्रोत है व्यवसाय। यस, यह व्यवसाय के विचार के लिए आवश्यक वित्त का स्रोत हो सकता है। जी, यह व्यवसाय की कुशल कार्यशैली का द्योतक होता है। जी, यह व्यवसाय का समाज के लिए उपयोगी होने की स्वीकारोक्ति भी हो सकता है। जी, यह एक व्यावसायिक इकाई की प्रतिष्ठा को भी क्या करता है? बढ़ाता है। जी, फिर भी एक अच्छे व्यवसाय के लिए केवल लाभ पर बल देना तथा दूसरे उद्देश्यों को भुला देना खतरनाक साबित हो सकता है। यदि व्यवसाय के प्रबंधक केवल लाभ के मनोग्रस्त हो जाए, यानी लाभ कमाने के लिए तत्पर हो जाए, तो वे ग्राहकों, कर्मचारियों, विनियोजकों तथा समाज के प्रति अपनी उत्तरदायित्व को क्या कर सकते हैं? भूल सकते हैं। तत्काल लाभ कमाने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों का शोषण भी कर सकते हैं। इसका नतीजा यह हो सकता है कि प्रभावित लोग उस व्यावसायिक इकाई के साथ असहयोग करें। क्या करें बेटा? असहयोग, या उसके दुराचरण का विरोध करें। फलस्वरूप इकाई का धंधा चौपट हो सकता है। यदि कारण है कि ऐसा व्यवसाय मुश्किल से ही मिलता है जिसका उद्देश्य केवल अधिक से अधिक क्या हो बेटा? लाभ कमाना हो। अगला पॉइंट आता है व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्य। व्यवसाय के कौन से? बहुमुखी उद्देश्य के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी उद्यम के लाभ में लगातार वृद्धि समाज को उपयोगी सेवाएं प्रदान करने के कारण हो सकती है। व्यवसाय में वास्तव में उद्देश्य हर उस क्षेत्र में वांछनीय है जो प्रत्येक क्षेत्र में व्यवसाय को जीवित रखते हैं
तथा समृद्धि को प्रभावित करते हैं। यदि किसी व्यवसाय को आवश्यकता तथा लक्ष्य में संतुलन रखना है तो उसे बहुमुखी उद्देश्य को भी अपने सम्मुख रखना होगा। वह केवल एक लक्ष्य को सामने रखकर महारत हासिल नहीं कर सकता, महारथी नहीं बन सकता। उद्देश्य प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्ट तथा व्यवसाय के अनुरूप होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं हम, विक्रय मात्रा का निर्धारण होना चाहिए, जो पूंजी एकत्रित करनी है उसका अनुमान होना चाहिए। उत्पाद की इकाइयों का लक्ष्य भी निर्धारित होना चाहिए। ये उद्देश्य यह बताते हैं कि व्यवसाय निश्चित रूप से कार्य करने जा रहा है ताकि वह अपने क्रियाकलापों का विश्लेषण कर सके और अपने कार्य के निष्पादन यानी पूरा करने में सुधार ला सके। व्यवसाय के लिए उद्देश्यों की आवश्यकता प्रत्येक उस क्षेत्र में होती है जहां निष्पादन परिणाम व्यवसाय के जीवन और समृद्धि को प्रभावित करते हैं। उनमें से कुछ क्षेत्रों का वर्णन नीचे किया गया है। देखो बेटा, इसमें पहला दिया गया है बाजार की कैसी स्थिति होनी चाहिए व्यवसाय की। पहला है बाजार की स्थिति। बाजार की स्थिति से तात्पर्य उद्यम की उसके प्रतियोगियों से संबंधित अवस्था से है। एक उद्यम को अपने उत्पादकों को प्रतियोगी उत्पाद उपलब्ध कराना, उन्हें संतुष्ट रखने के लिए अपने पैरों पर मजबूती से खड़े करना चाहती है, यानी रहना चाहिए, उसे मजबूती से खड़ा रहना चाहिए बाजार में। तो ये बाजार की स्थिति। नवपरिवर्तन क्या है? देखो, नवपरिवर्तन नए नवपरिवर्तन से तात्पर्य नए विचारों का समावेश या जिस विधि से कार्य किया जाता है उसमें कुछ नवीनता लाने से है नवपरिवर्तन, यानी नए परिवर्तन करना। नवपरिवर्तन कर क्या है? नए परिवर्तन करना। ठीक है। प्रत्येक व्यवसाय में नई परिवर्तन की दो विधियां हैं। उत्पाद अथवा सेवा में नई परिवर्तन करना, उनकी पूर्ति में निपुणता व सक्रियता में नवपरिवर्तन करना की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी व्यवसाय आधुनिक प्रतियोगिता के युग में बिना नवपरिवर्तन के फल फूल नहीं सकता। अतः नवपरिवर्तन एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि आज के युग में नए आविष्कार हो रहे हैं। ठीक है, नए परिवर्तन होते हैं, हर रोज नए परिवर्तन होते हैं, नए प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये नए परिवर्तन बहुत आवश्यक है बेटा, है ना। इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकता व्यक्ति। नंबर उत्पादकता क्या होती है? उत्पादकता का मूल्यांकन उत्पादन के मूल्य की निवेश के मूल्य से तुलना करके किया जाता है। किससे? उत्पादकता का मूल्यांकन उत्पादन के मूल्य की निवेश के मूल्य से तुलना करके किया जाता है। इसका प्रयोग कुशलता के माप के रूप में किया जाता है। लंबे समय तक चलते रहने तथा प्रगति के लिए प्रत्येक उद्यम को उपलब्ध स्रोतों का अधिकतम सदुपयोग करते हुए विशाल उत्पादकता की ओर लक्ष्य रखना चाहिए। अगला आता है भौतिक एवं वित्तीय संसाधन। प्रत्येक व्यवसाय को संयंत्र यानी प्लांट, मशीन तथा कार्यालय इत्यादि जैसे भौतिक स्रोतों तथा वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। इन कोषों की सहायता से संसाधनों, वस्तुओं, सेवाओं का उत्पादन करके उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सकता है। व्यावसायिक इकाइयों को इन स्रोतों को अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करके उनका दक्षतापूर्वक प्रयोग भी करना चाहिए। लाभार्जन भी देखिए बेटा, लाभार्जन से क्या तात्पर्य है? विनियोजित पूंजी पर लाभार्जन से है। प्रत्येक व्यवसाय का एक मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है और लाभ व्यवसाय की सफलता का एक सुदृढ़ क्या है? परीक्षण है। प्रत्येक व्यवसाय क्या चाहता है? लाभ कमाना चाहता है। अगला आता है प्रबंध, निष्पादन एवं विकास। प्रत्येक उद्यम की अपने प्रबंधक से यह अपेक्षा रहती है कि वह व्यवसायिक क्रियाओं में उचित आचार संहिता तथा सामंजस्य स्थापित करे। अतः प्रबंध, निष्पादन एवं विकास बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस उद्देश्य के लिए उद्यमों को सक्रियता में कार्य करना चाहिए। नंबर 6 कर्मचारी निष्पादन एवं मनोवृत्ति। किसी भी कर्तव्य व्यवसाय की उत्पादकता तथा लाभार्जन क्षमता में योगदान की मात्रा कर्मचारी द्वारा कार्य का निष्पादन एवं उनकी मनोवृत्ति निर्धारित करती है। अतः प्रत्येक व्यवसाय को कर्मचारियों द्वारा किए हुए कार्यों में सुधार लाना और कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक व्यवहार का आश्वासन देने का प्रयत्न करना चाहिए। अगला आता है सामाजिक उत्तरदायित्व। सामाजिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य व्यावसायिक फर्मों के दायित्व से है। वे समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए आवश्यक स्रोत जुटाए तथा आवश्यकता अनुसार सामाजिक सेवा का कार्य करे। अतः एक व्यावसायिक उपक्रम को विभिन्न व्यक्तियों तथा समुदायों के हित में अपने उत्तरदायित्व तथा उनकी समृद्धि के लिए अग्रसर रहना चाहिए।
ठीक है बेटा, ये आपका हुआ। अब चलते हैं व्यवसायिक जोखिमों के बारे में। किसके बारे में? व्यवसायिक जोखिमों के बारे में। व्यवसायिक जोखिम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए व्यवसायिक जोखिम का पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत पार्ट। व्यवसायिक जोखिम से आज से अपर्याप्त लाभ या फिर हानि होने की उस संभावना से है जो नियंत्रण से बाहर अनिश्चितताओं या आकस्मिक घटनाओं के कारण होती है। व्यवसायिक जोखिम कौन सी होती है? जो आकस्मिक घटनाओं के कारण होती है, जैसे किसी वस्तु विशेष की मांग में कमी, उपभोक्ताओं की रुचि प्राथमिकताओं में परिवर्तन, या उसी प्रकार के उत्पाद बेचने वाली प्रतियोगी संस्थाओं में प्रतिस्पर्धा अधिक होने से लाभ में कमी, बाजार में कच्चे माल की कमी के कारण मूल्यों में वृद्धि आदि। जो फर्म ऐसे कच्चे माल को उपयोग में ला रही है उन्हें इसे क्रय करने के लिए अधिक राशि का भुगतान करना पड़ता है। परिणामतः लागत मूल्य बढ़ जाता है। जिस कारण लाभ में कमी आ सकती है। व्यवसायियों को निश्चित रूप से दो प्रकार के जोखिमों का सामना करना पड़ता है, अनिश्चित जोखिम और शुद्ध जोखिम। अनिश्चित जोखिम क्या होती है? दोनों संभावनाएं विद्यमान होती है इसमें, लाभ की भी तथा हानि की भी। ठीक है ना। संदिग्ध हानियां बाजार की दशा जिसमें मांग व पूर्ति में उतार चढ़ाव शामिल है। इस कारण मूल्यों में आए परिवर्तन से या ग्राहकों की रुचि या फैशन में परिवर्तन होने के कारण होती है। यदि बाजार की दशा व्यवसाय के पक्ष में है तो लाभ हो सकता है, और यदि नहीं है तो विपरीत होने की स्थिति में या अवस्था में हानि की संभावना रहती है। शुद्ध हानियों में या तो हानि होगी या लाभ होगा, ठीक है, या हानि नहीं होगी। ये आग लगना, चोरी होना, हड़ताल होना शुद्ध हानियों के उदाहरण है। यदि ये घटनाएं घटित होती है तो हानि होगी, और इन घटनाओं के घटित न होने पर हानि नहीं होगी। ठीक है। अब है व्यवसायिक जोखिमों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। व्यवसायिक जोखिमों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। पढ़ लेते हैं, 4 पॉइंट है बेटा इसके भी। देखिए पहला क्या, व्यवसायिक जोखिम अनिश्चितताओं के कारण होती हैं। किसके कारण? अनिश्चितताओं के कारण। अनिश्चितता से तात्पर्य भविष्य में होने वाली घटनाओं की अनभिज्ञता से है। प्राकृतिक आपदाएं, मांग और मूल्य में परिवर्तन, सरकारी नीति में परिवर्तन, तकनीक में सुधार आदि ऐसे उदाहरण हैं जिनसे अनिश्चितता बनी रहती है। ये परिवर्तन व्यवसाय के लिए जोखिम के कारण हो सकते हैं। इन कारणों का पहले से ज्ञान नहीं हो सकता। ठीक है। अनिश्चितता की जो जोखिम है उनके कारण हो सकता है ना। अगला एक है, जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का आवश्यक अंग होता है। क्या? जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का आवश्यक क्या होता है? अंग होता है। प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम होती है। कोई भी व्यवसाय इससे अछूता नहीं है। यदि व्यवसाय में हानि की मात्रा भिन्न हो सकती है, जोखिम को कम किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगला आता है, जोखिम की मात्रा मुख्यतः व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार पर निर्भर करती है। व्यवसाय की प्रकृति, उत्पादित एवं विक्रित वस्तुओं सेवाओं के प्रकार तथा व्यवसाय का आकार, उत्पादन एवं विक्रय की मात्रा मुख्य घटक हैं जो व्यवसाय में जोखिम की मात्रा का निर्धारण करते हैं। उदाहरण, जो व्यवसाय फैशन की चीज़ों में लेन देन करते हैं उनमें जोखिम की मात्रा अधिक होती है। उसी प्रकार से वृद्ध यानी बड़े स्तर पर व्यवसाय में लघु स्तरीय व्यवसाय की अपेक्षा जोखिम अधिक होती है। यानी बड़ा व्यवसाय होगा तो उसमें जोखिम अधिक होगी। ठीक है ना, सीधी सीधी बात है। नंबर क्या है? जोखिम उठाने का प्रतिफल लाभ होता है, जोखिम नहीं तो लाभ नहीं। एक पुराना सिद्धांत है जो सभी प्रकार के व्यवसायों में लागू होता है। किसी व्यवसाय में अधिक जोखिम होने पर लाभ अधिक होने का अवसर होता है, और कोई भी उद्यमी भविष्य में अधिक लाभ पाने की लालसा में अधिक जोखिम उठाता है। सही है कि नहीं? अगला आता है, इनसे संपत्ति आय की भारी हानि भी हो सकती है। ठीक है ना। अगला आता है, ये घ हो गया आपका। ठीक है ना बेटा। ये अब आपके आगे सब क्या आगे यह गणित तक हो गए, अन्य कारण में जाएंगे हम। ठीक है, ये हो गया। अब व्यवसायिक जोखिमों के कारण के बारे में पढ़ेंगे। किस के बारे में पढ़ेंगे? व्यवसायिक जोखिमों के कारण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके भी 4 कारण हैं। प्राकृतिक कारण है, मानवीय कारण, आर्थिक कारण और अन्य कारण। व्यवसायिक जोखिम के कारण। प्राकृतिक कारण के बारे में देखो, इसमें पढ़ते हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, ठीक है, भूचाल, बिजली गिरना, भारी वर्षा का होना, अकाल आदि पर मनुष्य का लगभग नहीं के बराबर नियंत्रण, यानी इस पर नियंत्रण नहीं है।
व्यवसाय में इनसे संपत्ति और आय की भारी हानि भी हो सकती है इसके बारे में, ठीक है। ये प्राकृतिक कारण है, बाढ़, भूचाल, बिजली गिरना, ये सब प्राकृतिक कारणों से हानि हो सकती है। मानवीय कारण क्या है? मानवीय कारणों से हानि कैसे हो सकती है? मानवीय कारणों में कर्मचारियों की बेईमानी, लापरवाही, अज्ञानता को सम्मिलित किया जाता है। इसमें बेईमानी, लापरवाही और अज्ञानता, इससे भी क्या हो सकती है? हमारे को हानि हो सकती है। अज्ञानता सम्मिलित किया गया है। बिजली फेल हो जाना, हड़ताल होना, प्रबंधकों की अकुशलता आदि भी मानवीय कारणों के उदाहरण है। इससे भी हमें को हानि मिल सकती है। आर्थिक कारण कौन कौन से हो सकते हैं हानि के लिए? इन कारणों में माल की मांग में अनिश्चितता, प्रतिस्पर्धा, मूल्य, ग्राहकों से देय राशि, तकनीक में परिवर्तन या उत्पादन की विधि में परिवर्तन आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। वित्तीय समस्याओं को, ऋण पर ब्याज दर में वृद्धि, करों की भारी उगाही आदि भी इस प्रकार के कारणों की श्रेणी में आते हैं। परिणामतः व्यवसाय संचालन लागत यानी व्यय असंभावित रूप से अधिक हो जाती है। तीसरा है गह नंबर, अन्य कारण। इनमें अदृश्य घटनाएं जैसे राजनीतिक उथल पुथल, मशीनों में खराबी, बॉयलर का फट जाना, मुद्रा विनिमय दर में उतार चढ़ाव आदि, जिसके कारण व्यवसाय में जोखिमों की संभावना बढ़ जाती है। जोखिम यानी हानि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो बेटा यहाँ तक पढ़ाया हमने, यहाँ तक आप पढ़ना है इसको अच्छी तरह से, और जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसको लिखना, उसके पॉइंट वगैरह जो भी मोस्ट हैं वो लिख लेना रजिस्टर के अंदर। फिर हम कल पढ़ेंगे बेटा व्यवसाय का आरंभ एवं मूल घटक के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है बेटा। ओके बाय बेटा, आज इतना ही। थैंक यू बेटा, गुड।